तो नमस्कार है आप सभी को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत प्रसिद्ध नाटक। किसका? भारतेंदु जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सबसे प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा। ये इतना प्रसिद्ध है बच्चों कि ये यूपीएससी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। हिंदी साहित्य जो लेते हैं उनके सिलेबस में ये लगा हुआ है, भारत दुर्दशा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ इस नाटक के बारे में। यह है, इसका प्रकाशन वर्ष आप सबको पता ही है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि 1880 में ये प्रकाशित हुआ था, भारत दुर्दशा। और इसकी शैली क्या है? तो ये एक नाट्य रासक है। ये महत्वपूर्ण है, शैली पूछी जाती है भारतेंदु जी के नाटकों की। तो वो प्रहसन था, कौन सा? अंधेर नगरी। और ये नाट्य रासक है, लिख लेंगे आप लोग, है ना, नाट्य रासक है ये। और इसका प्रकार नाट्य रासक का है और शैली प्रतीकात्मक या व्यंग्यात्मक दोनों हैं, है ना। प्रतीक रूप में इसमें लिए गए हैं बहुत सी चीज़ों को और व्यंग किया गया है। वही व्यंग उन्हीं पे है, कहना चाहिए भारतवासियों पे इन्होंने व्यंग किया है कि भारत भाग्य जो है वो बहुत कोशिश करता है। कहानी इसकी आपको पता भी होगी और आज के इस क्लास के बाद आपको बहुत अच्छे से कहानी भी समझ में आ जाएगी, इसके पात्र भी समझ में आ जाएंगे और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका इस क्लास के बाद गलत नहीं होगा। ये मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो ये प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक नाटक है। अंक हैं इसके 6। ये आपको सुविधा रहेगी कि इनके 2 नाटक लगे हुए हैं और दोनों में ही 6-6 अंक हैं। क्लियर? अब इसके पात्रों पे बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें जो सबसे मेन पात्र है वो है भारत भाग्य, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला। ये देश का, हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व इसमें प्रतीक रूप में मैंने बता दिया। तो भारत का भाग्य वो प्रतीक रूप में यहाँ पे चरित्र के रूप में दिखाई दिया है। एक, अब ये नायक है भारत भाग्य। अब खलनायक भी कौन है? तो है भारत दुर्दैव। ये खलनायक है जो देश का विनाश करने के लिए आया है, देश का, हमारे देश के विनाश का मूल है ये। इसके अलावा बहुत सारी बुराइयां भी हैं इसमें जो चरित्र के रूप में दिखाई गई हैं। एक है निर्लज्जता, एक है आशा, सत्यानाश फौजदार है एक बुराई। क्या कहना है, बुराइयां हैं जो मैंने बताया। ये बुराइयां सब किसके रूप में हैं? ये बुराइयां दिखाई गई हैं चरित्र के माध्यम से, है ना। चरित्र के माध्यम से ये बुराइयां दिखाई गई हैं। तो ये हो गया सत्यानाश फौजदार हो गया। रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, सभापति हैं। सभापति मतलब दिखाए गए हैं कि भारत दुर्दैव से लड़ने के लिए ये लोग अपना तैयार करते हैं। बंगाली एक वो दिखाया गया है, एक वो एडिटर दिखाया गया है, कवि दिखाया गया है। एक चरित्र है बेटा डिसलॉयल्टी नाम से भी एक चरित्र इसमें भारतेंदु जी ने दिखाया है। और असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया। अगर विषय की बात करूं तो जो अंग्रेजी व्यवस्था है, 1880 की बात हो रही है, वो असहनीय है, मतलब भारतीयों के लिए, फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, वो उसका चित्रण उन्होंने किया है। भारत की सभ्यता का चित्रण किया है। देश मतलब भारत की दुर्दशा का चित्रण इसमें किया गया है, नाम ही भारत दुर्दशा है। अतीत गौरव के साथ वर्तमान समय का इसमें अधःपतन दिखाया गया है और देशव्यापी समस्त समस्याओं पर इसमें प्रकाश डाला गया है। वही मदिरा, आलस्य, बीमारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और राष्ट्रीय चेतना का स्वर इसमें मुखरित किया गया है। भारत जो है स्वयं तो मर जाता है, यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब मूर्छित अवस्था में दिखाते हैं और भारत भाग्य उसको जगाने की कोशिश करते हुए लास्ट में दिखाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं ये आपको मूल पुस्तक दिखा रही हूँ। ये है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, ये है भारत दुर्दशा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का चित्र है, गोरखपुर से प्रकाशित हुई थी ये। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इस पुस्तक को, जो पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है, इसके संपादक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी विभाग, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के थे। चलिए, मोतीलाल संघ का प्रकाशन वर्ष है, प्रथम संस्करण है ये, जनवरी 1953 में आया था। 1953 में आया था, देखिए ये वाला संस्करण, और 1.5 रुपये का मूल्य था। चलिए, ये इस पुस्तक में आपके पास पीडीएफ मैंने भेज दिया है, जो बच्चे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको मैंने भेज दिया है। भूमिका है, भारतवर्ष में नाट्य कला का कब से शुरुआत हुई, क्या क्या रूप है, वो दिखाया गया है। हिंदी नाट्य साहित्य का इतिहास और भारतेंदु जी की नाट्य रचनाएं हैं। भारतेंदु जी की संक्षिप्त जीवनी भी इसमें दी गई है और भारत दुर्दशा की समीक्षा दी गई है। और ये भारत दुर्दशा नाटक है। तो मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं साथ में लेके चलती हूँ। बड़े ही क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आप लोग इसको पढ़ने के, इस क्लास को देखने के बाद
इस टॉपिक से एकदम इतने ज़्यादा आप इससे परिचित हो जाओगे कि आपसे कभी गलती नहीं होगी। ये भूमिका थोड़ा सा ये भूमिका बच्चों इन्होंने लिखी है, जो संपादक उनकी है। तो इस पे ये प्रकाश डाला है कि भारत में जो नाट्य का रूप क्या था पहले, जब अब नाटक का जो रूप क्या था वो कब से विकसित हुआ और भारतेंदु युग में किस युग उससे जाना गया। देखिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के पास अपनी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के अनुसार मनोरंजन के साधन होते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में काव्य के दो भेद माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य का। एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये केवल इस नाटक से संबंधित बल्कि नाटक विधा से और लेखक से भी आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो जाओगे। तो दो रूप होते हैं काव्य के, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य। तो नाटक जो है बच्चों दृश्य काव्य में आता है ना, ये दृश्य काव्य में आता है। श्रव्य काव्य केवल सुनकर आनंद उठाया जाता है, दृश्य का आंखों द्वारा। और ये इसमें दृश्य श्रव्य काव्य दोनों समझ लीजिए, क्योंकि सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। अब ये है नाटक को बेटा क्या माना जाता है, संस्कृत में दृश्य काव्य को ही रूपक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आज आता है और आपको आगे भी आएगा तो दिक्कत नहीं जाएगी। रूपकों के भी इन्होंने 10 भेद माने हैं। क्या? नाटक, प्रकरण। ये देखो नाटक के भेद हैं बच्चों, रूपक के 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, जो भी हम लोग प्रहसन हमने देखा था, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग। और रूपक जो होता है, रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, आपके पास है, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्लास के बाद भी आप अंडरलाइन करके या अपने नोट्स में लिख के रखना। रूपक के कितने भेद होते हैं ये पूछ लिया जाए तो आप सोच में पड़ जाओगे। रूपक के भेद बताए गए हैं 10 और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं ये बता देते हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, जो अभी ये हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये उपरूपक की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो हमारा भारत दुर्दशा है। ठीक है, नाट्य रासक हो गया। प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेषण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रणिका, हल्लीश और भाड़िका। संस्कृत साहित्य में प्रणेताओं ने विभिन्न रूपकों और रूपकों के लक्षण भी निर्धारित किए थे। चलिए ये अब आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें उन्हीं को देखेंगे। नाट्य शास्त्र के अनुसार 3 तत्व नाटक के प्रधान अंग माने गए हैं। 3 तत्व, वस्तु, संगठन, नायक और रस, ये हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी नाट्य साहित्य का इतिहास और भारतेंदु जी की नाट्य रचनाएं। थोड़ा सा इधर भी बता देते हैं कि इसी परंपरा में भास, कालिदास, भवभूति, ये सारे संस्कृत के नाटककार हैं बच्चों, आचार्य रह चुके हैं। शूद्रक, हर्ष और विशाखदत्त, राजशेखर आदि अनेक विश्वविख्यात नाटककार हुए। और आज से लगभग 2 सहस्त्र वर्ष पूर्व, 200 साल वर्ष पूर्व की बात है कि भारतवर्ष में नाट्य कला का जन्म और विकास हो चुका था। अन्य देशों से बहुत पहले यहाँ वह अपनी पूर्ण उन्नतावस्था को पहुँच गई थी भारत देश में। अब हिंदी साहित्य में देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास और भारतेंदु जी की नाट्य रचनाएं। नाटकों का तो एक अलग ही गौरव काल रहा है भारतेंदु युग में। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने भी नाटकों पे बहुत काम किया। तो ये ईसा की 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीतिक जीवन छिन्न भिन्न और अराजकतापूर्ण हो गया था। अब शीघ्र ही बढ़ते हुए इस्लाम धर्म के साथ भारतवर्ष पर मुसलमानी आक्रमण होने लगे। अराजकता मतलब देश में फैली हुई थी। उस समय देश में अभिनय कला के 2 प्रधान केंद्र थे, राजसभा और देव मंदिर। अभिनय कहाँ किया जाता था? राज्यसभा में और देव मंदिरों में। आक्रमणकारियों ने दोनों स्थानों का विध्वंस कर दिया। इस प्रकार नाट्य कला के प्रचार को बहुत आघात पहुंचा। ठीक है, चलिए ये जानकारी भी आपको मिल गई। अब देखते हैं, अच्छा हाँ, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि आधुनिक खोजों के फलस्वरूप 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक कुछ नाटक नाम से पुकारे जाने वाली रचनाओं का पता चलता है। ये शुक्ल जी के इतिहास में भी इन्होंने भी वर्णन किया है। जैसे विद्यापति कृत रुक्मणी हरण, विद्यापति जी का रुक्मणी हरण, और पारिजात हरण, कृष्ण जीवन कृत करुणाभरण। हृदय राम जी का हनुमान नाटक बहुत पूछा जाता है। किसका है? हृदय राम जी का हनुमान नाटक। निवाज का है शकुंतला नाटक।
और ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय। ये नाटक सुनने में आते हैं, लेकिन इसमें नाटक के सारे तत्व मौजूद नहीं थे। अब आगे चलते हैं। भारतेंदु से पूर्व रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह अपना आनंद रघुनंदन नाटक लिख चुके थे। रीवा के एक महाराज थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था बच्चों, आनंद रघुनंदन। ठीक है, भारतेंदु से पूर्व के थे ये। तो इसमें इन्होंने राम कथा का वर्णन किया था। और अब देखो, हमारे यहाँ भारत में परंपरा भी है, ज़्यादातर उत्तर भारत में, कि मंचन किया जाता है रामलीला का। तो राम के चरित्र पे बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। अब आगे देखते हैं। विशुद्ध नाटक रीति के अनुसार भारतेंदु जी के पिताजी थे बच्चों गोपाल चंद्र, इनका उपनाम था गिरधर दास। इनका नहुष नाटक था। तो इन्होंने इस नहुष नाटक की रचना 1859 में की थी। यद्यपि उसकी पूरी प्रति अभी अप्राप्त है, हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन नहुष नाटक का नाम आता है। इनके पिताजी का था, भारतेंदु जी के। इसके पश्चात 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला का हिंदी में अनुवाद किया, और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में चौर कविकृत संस्कृत रचना किसका, विद्या सुंदर, इसका बंगला के माध्यम द्वारा अनुवाद किया। फिर 72 में कृष्ण मित्र के प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का पाखंड विडंबन, ये सारे इनके अनुदित नाटक हैं भारतेंदु जी के। और 73 में काचन कवि का धनंजय विजय का, और 75 में राजशेखर का के नाटक था कर्पूर मंजरी का। इसके बाद है 78 में संस्कृत के नाटककार विशाख दत्त का था मुद्रा राक्षस। और अंत में 1880 के लगभग शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, विलियम शेक्सपियर का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसका भी इन्होंने अनुवाद किया दुर्लभ बंधु नाम से, अर्थात वंशपुर का महाराज। इससे ये सारे अनुवाद भारतेंदु के द्वारा प्रस्तुत हुए। और मौलिक रचनाओं को देखेंगे इनके, तो मौलिक रचनाओं में उनका बच्चों है, ये पूछा जाता है कौन से मौलिक हैं इनके नाटक, कौन से क्या कहते हैं अनुदित हैं। तो ये तो अनुदित थे जो भी मैंने बताए। मौलिकों में नाटकों में आ जाएगा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती 1873, ये है प्रहसन। सत्य हरिश्चंद्र 1875, ये नाटक है। श्री चंद्रावली 1876, ये नाटिका है। विशस्य विषमौषधम 1876, ये भाड़ है, पूछा जाता है विशस्य विषमौषधम का प्रकार क्या है, ये भाड़ है। भारत जननी 1877, ये नाट्य गीत है। भारत दुर्दशा 1880, बृजरत्न दास के अनुसार ये नाट्य रासक है। इन्होंने इसका समय बताया है 1876, नाट्य रासक है ये। चलिए नील देवी, लेकिन इसका 1880 ही माना जाता है, याद रखना। नील देवी 1881, ये गीति रूपक है। और अंधेर नगरी 1881 में आया, ये प्रहसन है। प्रेम जोगनी 1875 में, ये अपूर्ण है। ये भी पूछा जाता है इनका कौन सा नाटक अपूर्ण है, तो प्रेम जोगनी। नाटिका और ये इसका वो है, प्रेम जोगनी का प्रकार है नाटिका। इसके अलावा देखेंगे सती प्रताप 1883, ये भी अपूर्ण है। गीति रूपक की, ये क्या है, गीति रूपक है। दो नाटक इनके अपूर्ण हैं, कौन कौन सा, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। तो इसके बाद अपने संस्कृत और अंग्रेजी नाट्य शास्त्र के अध्ययन के आधार पर इन्होंने हिंदी के नाट्य शास्त्र नाटक 1883 का निर्माण किया। एक पुस्तक है बच्चों इनकी, नाट्य शास्त्र नाम से, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका इन्होंने निर्माण किया। इस प्रबंध में उन्होंने नाट्य शास्त्र का देशकाल और अवस्था के अनुसार परिवर्तित दशा के प्रकाश में अध्ययन कर प्राचीन और नवीन का समन्वय उपस्थित किया। नाट्य शास्त्र नाम से, नाट्य शास्त्र का नाम लेते ही भरत मुनि जी की भी याद आ जाती है। चलिए, और अपने संस्कृत, ये जो इनका नाट्य शास्त्र पे ये नाटक नाम से एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम ही नाटक है। कब, 1883 में, नोट कर लेंगे आप लोग। तो अब आगे देखते हैं। इस प्रकार भारतेंदु ने सामाजिक और राजनैतिक और पौराणिक और प्रेम तत्व पर आधारित नाटक, ये इनके नाटक के विषय हैं। सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, पौराणिक हैं और प्रेम तत्व पर आधारित हैं। ये 3 भाग 3 उद्गमों के समान है, जिनसे विभिन्न नाटकीय धाराएं प्रवाहित हुई। बहुत सारी इससे लोगों को इससे प्रेरणा मिली, और फिर उसके बाद नाटकों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया था। आगे चलकर श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी 78 में आया। रणधीर और प्रेम मोहिनी बच्चों याद रखना, ये पहला दुखांत नाटक भी माना जाता है श्रीनिवास दास जी का। तप्ता समरण 1883 और संयोगिता स्वयंवर 1885। राधा कृष्ण दास जी का है दुखनी बाला, पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। बहुत सारे उस भारतेंदु युग मंडल के जितने भी लेखक कवि थे, सब ने नाटकों की मतलब रचना की थी। बहुत सारे, उनमें ज़्यादातर लोगों ने करी थी। चलिए अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हाँ अब ये आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इनकी
जीवनी संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था बच्चों 1850 में। 1850 में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज थे और उनके पिता बाबू गोपाल राय, जिनका उपनाम था गिरधर दास, हिंदी के अच्छे कवि थे और अपने समय के प्रगतिशील व्यक्तियों में से थे। जब ये 5 वर्ष के थे तब उनकी माता पार्वती देवी का, और जब वे 10 वर्ष के हुए तब इनके पिता का देहांत हो गया। भारतेंदु जी बहुत कम आयु लेकर आए थे बच्चों, केवल 35 वर्ष तक जीवित रहे। और देखिए बचपन से ही कितने दुख तकलीफ, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न घर में पैदा हुए थे, किंतु 5 साल की उम्र में माँ का साया उठ जाना अपने आप में सबसे बड़ा कहना चाहिए दुख है। और उसके बाद 10 वर्ष के हुए तो पिताजी का साया भी इनके सर से उठ गया। तो पिता की असामयिक मृत्यु के हो जाने के कारण उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। यद्यपि वे 3-4 वर्ष तक बनारस के क्वींस कॉलेज में बराबर पढ़ने जाते थे, किंतु उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वह स्वाध्याय द्वारा। तो ये सबसे बड़ी जो विद्या होती है बच्चों, स्वयं के द्वारा अध्ययन करने से जो मिलती है। वे भारतवर्ष की लगभग सभी प्रधान भाषाएं जानते थे। मतलब नमन है भारतेंदु जी, जहाँ भी उनकी आत्मा होगी मैं उनको नमन करती हूँ। पिता में कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के, और इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि वाकई ईश्वर ने उनको अलग से ही वरदान देके पैदा किया था। तो ये लगभग सभी प्रधान भाषाएं जानते थे। 5-6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना प्रारंभ कर दिया था। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मन्ना देवी से हुआ था। याद कर लेंगे, मन्ना देवी से विवाह, 15 वर्ष के थे विवाह हो गया। विवाह के बाद उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और अवसर मिलने पर सदैव अंधविश्वास और अप्रामाणिकता का विरोध भी किया। उन्होंने स्वदेशी, निज भाषा उन्नति, राष्ट्रीयता, भारत की उन्नति, स्त्री शिक्षा आदि बातों पर सदैव जोर दिया। 6 जनवरी 1885 को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में उनका देहांत हो गया। मात्र 6 जनवरी 1885 को, 1850 में पैदा हुए और जनवरी 85 का एक मतलब 6 दिन ही तो लिए, 85 से 84 मान सकते हैं। 85 में जनवरी लगी ही थी, तो 6 जनवरी को इनका निधन हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। उनकी पुत्री विद्यावती एक विदुषी महिला थी। उनकी लोकप्रियता का प्रमाण इसी से मिलता है कि सारे देश ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। भारतेंदु जी की जो ये भारतेंदु नाम नहीं है बच्चों, ये उनको उपाधि कही गई, भारत के इंदु अर्थात भारत के चंद्रमा। भारतेंदु जी की प्रतिभा चौमुखी थी और उनके विविध प्रकार से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनका व्यक्तित्व तत्कालीन शिक्षित धनिक वर्ग की विशेषताएं लिए हुए था। उस समय के धनी वर्ग में आते थे तो विशेषताएं उनके अंदर वैसी ही थी। उन्होंने जीवन भर देश, भाषा और साहित्य की सेवा की। सार्वजनिक जीवन ग्रहण करते हुए उन्होंने कवि वचन सुधा, इनकी 3 पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है बच्चों। कवि वचन सुधा, इसका नाम याद नोट कर लीजिए, नाम इसका और ईयर भी। कवि वचन सुधा का समय है 1868। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। एक मिनट बच्चों, तो इन्होंने बच्चों 3 पत्रिकाएं निकाली थी, तीनों का समय नोट कर लीजिए, पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा का नाम आता है, इसका समय था 1868, है ना। बाद में भी वीडियो को देख के आप नोट कर लेंगे नोट्स में। 1868 में कवि वचन सुधा आई। इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से पत्रिका आई जो 1873 में आई, 68 के बाद 73 में। और एक और थी, इसमें नहीं दिया है पीडीएफ में, मैं आपको बता देती हूँ। बाला बोधनी एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी जो महिलाओं के लिए थी। उस समय महिलाओं के लिए एक मतलब कि अलग से एक पत्रिका निकालना भारतेंदु जी की सोच हो सकती थी। तो ये बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का ही आगे नाम चलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम पड़ गया था। इन पत्रों का उन्होंने संपादन किया। भारतीय इतिहास के संधि काल में आविर्भाव होने से उन्होंने नवीन और प्राचीन पाश्चात्य और भारतीय बातों का सुंदर समन्वय उपस्थित कर भावी उन्नति के मार्ग का सृजन किया। इन्हीं के काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है ना। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप जो, हाँ बेटा, बाला बोधनी का मतलब कितना है सन? ये मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, इसके बाद ही आई थी, लास्ट की है वो पत्रिका, 80 का मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार मैं अब कंप्लीट करके बताती हूँ, रुको एक बार। बाला बोधनी का क्योंकि जी इसमें जिक्र ही नहीं दिया है, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका इनकी रही है बाला बोधनी। महिलाओं के लिए ही लिखी जाती थी वो। अब जो हम देखते हैं ना जी कि अब विशेषांक निकाले जा रहे हैं, उसी समय उन्होंने निकाल दी थी महिलाओं के लिए।
बाला बोधिनी पत्रिका, इसका क्लियर समय नहीं समझ में आ रहा है, रुको मैं आपको मैसेज करती हूँ। ठीक है, मैं आपको मैसेज करूँगी। इसके संपादक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हाँ, ये बच्चों नोट कर लो, तीनों पत्रिकाओं का समय मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाएगी कवि वचन सुधा, पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा 1868, ठीक है। इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, और इसके बाद मैं बता रही थी इसके बाद है, तो इसका जो है समय है 1874। ये तीनों काशी से ही काशी में रहते थे, तो काशी से ही ये प्रकाशित होती थी। इसमें स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से इस पत्रिका को निकाला था, और पहली स्त्री पत्रिका ये मानी जाती है। ठीक है, नोट कर लिया आपने? जी मैम। मासिक पत्रिका थी ये। जी मैम। हाँ, ठीक है। जी मैम। तो हम देखते हैं ये उस समय इनका जो समय था, नए और पुराने की संधि काल पे खड़े थे, और इसका नवोत्थान का प्रथम चरण माना जाता है, भारतीय नवोत्थान का। तो एक बार इन्होंने अतीत से भी प्रेरणा ली और भविष्य पे इन्होंने दृष्टि टिकाए रखी। और प्रेम घन इनके जो साथ में थे, जो भारतेंदु मंडल के जो अन्य कवि थे, प्रेम घन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, तोताराम वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, और सॉरी इनका तो मैं नाम ले दूं, इत्यादि लोगों ने भारतेंदु के नेतृत्व में तत्कालीन जीवन के हीन और उज्जवल दोनों पक्षों के बारे में लिखा, और मंगल में भविष्य की अवतारणा उन्होंने वहाँ प्रतिष्ठापित की, कह ना सकते हैं। ठीक है, ये भारतेंदु मंडल के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे थे ये सारे। इनका सबका योगदान था, वो मंडल ही अलग था, वो समय ही अलग था। चलिए अब आ जाते हैं नाटक पे, हमारा जो लगा हुआ है। अच्छा, भारतेंदु नाटक ने हरिश्चंद्र नाटक नामक निबंध में नाटक के काव्य, मिश्र, शुद्ध, कौतुक और भ्रष्ट, ये 3 भेद किए हैं। जो इनका नाटक में इनके वो बता रही थी रचना, इसमें ये निबंध रूप में है। इसमें नाटक के 3 भेद किए हैं, एक तो काव्य मिश्र, एक है शुद्ध कौतुक, और एक है भ्रष्ट। तो शुद्ध कौतुक के अंतर्गत कठपुतली आ जाता है, बाजीगरी आ जाता है, मतलब कौतूहल जिसमें रहता है, खेल। भ्रष्ट के अंतर्गत आ जाता है इंद्र सभा, जिससे सुंदरियों का नाच है, रास यात्रा, लीला, पारसी कंपनियों के नाटक आदि माने जाते हैं। और काव्य मिश्र के अंतर्गत उन्होंने 2 भेद किए, नवीन और प्राचीन। इस फिर प्राचीन के अंतर्गत भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के रूपक और उपरूपक की गणना की। नवीन के भेद में उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि आजकल ये इन्हीं का कथन है बच्चों, भारतेंदु जी का, कि आजकल यूरोप के नाटकों की छाया पर जो नाटक लिखे जाते हैं, और जो एक देश में जिस चाल से बहुत से नाटक बन भी रहे हैं, वह सब नवीन भेद में परिणित हैं। ये सब नवीन के उसमें श्रेणी में आते हैं। मतलब प्राचीन में तो जो हो गए, जो भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर नाट्य शास्त्र को लेकर लिखे गए थे वो नाटक। नवीन में इस प्रकार के हैं। प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता बार बार दृश्यों को बदलने में है, और इसी हेतु एक एक अंक में अनेक अनेक गर्भांकों की कल्पना की जाती है। नए नाटकों की विशेषता की कि बहुत सारे अंक उसमें रहते थे, बहुत सारे दृश्य रहते थे, क्योंकि इस समय में नाटकों के लेखकों के साथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समझा गया है। ये नवीन नाटक मुख्य 2 भेदों में बटे हैं, एक नाटक, दूसरा गीति रूपक। जिनमें कथा भाग विशेष और गीति न्यून हो वह नाटक, और जिसमें गीति विशेष हो वह गीति रूपक है। ठीक है, जिसमें नाटक ज़्यादा हो, कथन ज़्यादा हो, वो गीति नाटक, और जिसमें कहना चाहिए कि वो हो गीति ही विशेष हो, वो गीति रूपक। ये दोनों कथाओं के स्वभाव से 2 प्रकार हो जाते हैं, किंतु उनके मुख्य भेद इतने किए जा सकते हैं कि संयोगात प्राचीन नाटकों की भांति की कथा संयोग पर आधारित हो। एक तो संयोग और एक वियोग वाले, जिसका अंत में नायक या नायिका की मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। ये भी प्रश्न में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब मैं थोड़ा और अलग आगे चलती हूँ, मेन चीज़ों पे आते हैं। ये बताया गया है, नाट्य रासक की अन्य परिभाषाओं को अध्ययन करने और उनकी तुलना भारतेंदु द्वारा जो इन्होंने जो परिभाषा दी है, देखो ये भारतेंदु जी ने क्या नाटक की परिभाषा दी है। इसमें 1 अंक, नाट्य उद्दात नाटिका, नायिका, वासक सज्जा, पीठ मर्द, उपनायक और अनेक प्रकार के गान नृत्य होते हैं। उपरूपक ने इसकी परिभाषा दी है, जो उनका निबंध है नाटक नाम का, उसमें। चलिए आपको जो जो समझ में आएगा वो चीज़ें मैं बताती हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। अभी भारत दुर्दशा के बारे में बताते हैं कि ये एक मिश्र रचना है, अर्थात उसमें नवीन और प्राचीन का मिश्रण है।
कथा भाग की दृष्टि से पूर्ण नवीनता है क्योंकि उसका उद्देश्य देश वत्सलतापूर्ण और समाज संस्कारक है। हास्य अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता के स्थान पर उसमें वीर और करुण रस की प्रधानता है। इसमें 6 अंक हैं। यह बात भी प्राचीन शास्त्रीय नियम के विरुद्ध है। प्राचीन में इतने अंक नहीं होते थे, नवीन में होते थे। तो स्वयं भारतेंदु ने अपनी दुई परिभाषा में एक ही अंक माना है। उन्होंने जो नाटक की परिभाषा दी है प्राचीन में, उसमें 1 अंक माना है। नाटकीय रचना में आधुनिक दृश्य योजना कथानक व चित्र की दृष्टि से रखी जाती है और उसका द्वारा कथाश के विविध सूत्र 1 अंक के अंतर्गत संगठित किए जाते हैं। भारत दुर्दशा में यह नहीं दिखाई देते। चलिए अब आपको, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं, आपको नेट के पेपर से उसकी तैयारी करनी है। ये मास्टर्स के जो बच्चे, एमए के जो बच्चे और उनमें जो लगा है, उनके लिए पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको संभाल के रखिएगा। तो अब ये 6 जो इसके अंक हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले अंक में है योगी का लावनी गाना। भारत के प्राचीन गौरव, पारस्परिक फूट और कलह के फलस्वरूप यवनों के भारत आगमन और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक शोषण तथा दुरावस्था का वर्णन है। दूसरे अंक में दिखाया गया है दीनहीन भारत अपनी दुख गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है। आशा निर्लज्जता के साथ भारत को उठाकर ले जाती है। तीसरा अंक है भारत दुर्देव, सत्यानाश, फूट, संतोष, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता से भारत के धन, बल और विद्या तीनों को नष्ट करता है भारत दुर्दैव। चौथे अंक में दिखाया गया भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि के साथ भारत के नाश की तैयारियां करता है। और पांचवा अंक है 7 सभ्यों की एक छोटी सी समिति भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है। वहीं पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है और वह इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम इच्छा नामक दफा से सबको पकड़कर ले जाती है। जो भारत को बचाने की कोशिश में थे उनको पकड़ के ले जाती है। और छठा अंक जो है भारत भाग्य अचेत पड़े हुए भारत को जगाने की चेष्टा करता है। वह उसके पूर्व गौरव का वर्णन कर उसे चेतन करना चाहता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति करने की बात चाहता है, किंतु भारत के उठने की आशा न देखकर स्वयं अपनी छाती में कटार का आघात कर लेता है। भारत भाग्य अपने आप को मार लेता है। ये इसकी बच्चों कहानी है। चलिए अब मैं सीधे नाटक पे आ जाती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे गीत भी हैं इसमें। नाट्य रूपक इसका प्रकार है। ये आ जाता है नाटक। तो चलिए अब 27 मिनट मैंने पूरा परिचय नाटक के बारे में और भारतेंदु जी के बारे में दिया। अब आ जाते हैं प्रमुख इसके जो नाटक है उस पे आ जाते हैं। भारत दुर्दशा मंगलाचरण से शुरुआत। ये नाटकों का बच्चों एक मेन नियम था कि इसकी नाटकों की शुरुआत मंगलाचरण से की जाती थी, मतलब ईश्वर को याद किया जाता था। इसमें क्या है, जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ अचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। ये मंगलाचरण इसमें दिया गया है। ये सब प्रश्नों में शामिल हो सकता है। इसके बाद है पहला अंक और स्थान है वीथी। दोनों नाटकों के स्थान भी याद करना अंक के साथ साथ। उसमें बाह्य प्रांत था अंधेर नगरी में और इसमें है वीथी। एक योगी गाता है, एक योगी गाते हुए आता है और वो क्या गा रहा है बच्चों, लावनी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, क्या गा रहा है ये लावनी। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। हा हा का मतलब है हाय हाय। जहाँ भय शाक्य हरिचंद्रु नहुष ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब उस धरती पे क्या है, मूढ़ता है, कलह होती है और अविद्या। अब जहाँ देखूं तह दुखही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अधपंगु सब दीनहीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये मैं पूरा गीत इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो शीर्षक का ही गीत है बच्चों, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पंक्तियाँ कहीं भी आ सकती हैं, इनका अर्थ भी पूछा जा सकता है। ये वाला तो आपने पढ़ा ही होगा, बार बार जिक्र आया होगा साहित्य में कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं।
इन्होंने अंग्रेज राज की प्रशंसा भी की है कि यहाँ पे सुख साथ सब बहुत सब चीज़ है, लेकिन हमारा जो धन है वो विदेश चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, जो टैक्स लगाया था ना अंग्रेजों ने, उसका जिक्र यहाँ भी किया है कि सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। पट्टोतोलन, यहाँ पे यवनिका गिरती है की जगह लिख गया है पट्टोतोलन, मतलब पट गिरा दिया जाता है। दूसरा अंक, तो पहले अंक में कोई भी डायलॉग नहीं है, केवल एक योगी के द्वारा लावनी गाते हुए दिखाया गया है, वही लावनी जो इसका टाइटल सॉन्ग कह सकते हो, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। अब है दूसरा अंक, इसमें इसका स्थान नोट कर लेंगे। शमशान, टूटे फूटे मंदिर दिखाए गए हैं। शमशान जो है अंधेर नगरी में भी आया है, लेकिन वो छठे अंक में आया है और इसमें दूसरे अंक में है। अब कौन कौन है यहाँ देखो चित्र में दिखाया है कि कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी हैं, दृश्य में दिखाया गया है। भारत का प्रवेश होता है। भारत इसमें एक नायक है, चरित्र है और हमारे भारत देश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचग्र नैव दस्यामी विना युद्धेन केशव, श्री कृष्ण ने कहा था। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता। जयचंद का नाम बच्चों एक अब विशेषण और मतलब संज्ञा से अब विशेषण बन चुका है। किस लिए लिया जाता है? एक मिनट रुको। हाँ, तो भारत क्या कह रहा है बच्चों कि अरे पामर जयचंद, अगर तू उत्पन्न नहीं होता तो मेरा क्या डूबा जाता था। जयचंद जैसे लोगों ने ही तो अपनों को डुबाने का काम किया है ना। हाँ है, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है, भारत रो रहा है। मात राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ। विजयनी राज राजेश्वरी हमारी भारत माता, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख मानकर जन्म बिताएंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। आप ये आलाप कर रहा है अकेले। फिर से ये गीत है, बहुत ये गीत प्रसिद्ध है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में हाहा होए हनाथ। उस समय 20 करोड़ जनता थी, तो 20 कोटि की बात यहाँ पे की गई। कोटि का मतलब होता है करोड़। जाकी शरण गहत सोई भारत, सुनत न को दुख ना गात। दीन बन्यो इत सो उत डोलत, टकरावत निजमात। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत, देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। गा रहा है और नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, नेपथ्य मतलब पीछे से, मैंने बताया है पर्दे के पीछे से बहुत गंभीर और कठोर स्वर से कोई बोलता है। कौन बोल रहा है अभी बताते हैं। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ ने खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत दुर्दैव है एक तरह से ये। भारत डरता और कांपता हो रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाय मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है, आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा ही एक कौर कर जाएगा, मतलब मुझे खा जाएगा एक बार में। हाय परमेश्वर, बैकुंठ में और राज राजेश्वरी, 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन रक्षा होगी। ये बच्चों, ये राज राजेश्वरी जो आया है ना, ये ब्रिटेन की महारानी के लिए ये शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। 7 समुद्र पार से मुझे याद आया, ये राज राजेश्वरी जो महारानी थी, उस समय ब्रिटेन का शासन था ना, अंग्रेजों का शासन था, उनकी महारानी का, इनके देखो यहाँ पे आया है 7 समुद्र पार, है ना, वहाँ पे अब मेरी कौन रक्षा करेगा। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा और मूर्छा खाकर गिर जाता है। आवाज़ से ही वो मूर्छित हो जाता है। निर्लज्जता आती है उसके बाद। अब निर्लज्जता कैसी है ये देखो नीचे जो स्टार बना हुआ है ना, ये इनके पोशाक के बारे में लिखा हुआ है। ऊपर ये भारत के बारे में देखो, यहाँ पे बना हुआ है ना, भारत का प्रवेश। भारत ने क्या पहना हुआ है? फटे कपड़े पहने हैं, सिर पर अर्ध किरीट है, हाथ में टेकने की छड़ी है और शिथिल अंग है। अब निर्लज्जता का देखते हैं। जांघिया पहना हुआ है, सिर खुला है, ऊंची चोली है, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता है कि अंग खुले, सिर खुला,
खानगियों का सा वेश है निर्लजता का, लड़की के वेश में निर्लजता आती है। तो अब तो निर्लजता ने यहाँ पे भारत में अपना साम्राज्य ही फैला लिया है, इसलिए उसकी वेशभूषा इस तरह से उन्होंने दिखाई है। निर्लजता, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन अभाव सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। देख कर, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले न होगा। नेपथ्य की ओर देखकर, आशा आशा जल्दी आओ। तो निर्लजता आके किसको बुला रही है, आशा को। किस पहले ये प्रश्न आता है कि भारत देव जब मूर्छित होता है पहले तो उसको कौन उठाता है, निर्लजता आके उसको उठाने का प्रयास करती है और फिर आशा को बुलाती है। आशा भी, आशा किस में है बच्चों, लड़की के वेश में आशा। निर्लजता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी से उठा के घर ले उठा ले चलो। आशा, मेरे आशत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जलाती हूँ, अभी इसको जिंदा करती हूँ। आशा जहाँ है वहां विश्वास है ही, दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं, आशा और निर्लजता। तीसरा अंक है, ये स्थान है मैदान का। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है, जिसकी आवाज सुनी थी वो आता है, भारत दुर्दैव। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अब इसकी क्या दुर्दशा होती है। देखो भारत दुर्दैव की ड्रेस देख लेते हैं, क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में लंगी तलवार लिए, ये भारत दुर्दैव का इसका वेशभूषा है। तो कह रहा है कि अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच, मैं उत्तम नहीं हूं, नीच हूं। मुझे तुम सहज, ये आता है बच्चों ये पंक्तियां, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझको एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे न तुम सहज जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग, फूट बैर और कलह बुलाऊं लियाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर, काफिर काला नीच पुकारूं तोड़ू पैरों हाथ, दो इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ, मरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन, तो मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझको एक राक्षस मानो जी। ये नाचता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक मतलब कह रहा है भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी अब की हाथ में, अब की हाथ में वह भी साथ, मतलब भारत पे पूरा अधिकार जमा लूंगा, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ने सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से औगुन, हा 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 हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हा हा हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, ऐसे लोगों को दमन करने में मैं जिले के हाकिमों का नाम हुक्म दूंगा और ने डिस रॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसका उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। मतलब भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए भारत दुर्दैव आया है। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों मैं अपनी ही फौज की भेज के न सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। इसका फौजदार का नाम है सत्यानाश, नाम ही ऐसा है। क्या सोच के भारतेंदु जी ने सबके नामकरण भी किए हैं। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागोगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं, नाचता हुआ आता है। अब सत्यानाश फौजदार का आगमन हो गया। बच्चों आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पूरी पंक्तियां क्यों मैं मतलब गा के भी बता रही हूँ, वो इसलिए बच्चों की बहुत लोग ना केवल शॉर्टकट में पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा मेरा सोचना है कि पूरी बुक को अगर मैं अच्छे से आपको बता दूं तो आपको फिर कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा और जो हो पाएगा वो करने जाएगा। जो बहुत बड़ी पुस्तक है उनका तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि 6 ही अंक हैं और छोटे छोटे अंक हैं तो मैं इसलिए पूरा इसको पढ़ के सुना रही हूँ। एक बार आप लोग इसको पूरी क्लास को चाहे 2 बार में देखो, 2 पार्ट में, चाहे एक साथ देखो, तो आप ही के लिए ये काम आएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, दोनों नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी जी नाचता हुआ आता है सत्यानाश फौजदार। हमारा नाम है सत्यानाश, मतलब हर पात्र जो आ रहा है अपना परिचय गाकर दे रहा है, याद रखना। आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों की भेष, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म,
होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। ऐसा पूछा जाता है कि कौन गा रहा है, तो भारत दुर्दैव नहीं गा रहा है, ये सत्यानाश फौजदार गा रहा है। हलाकू चंगेजो तैमूर हमारे अदना अदना सुर, दुरानी अहमद नादिर शाह फौज के मेरे तुच्छ सिपाह हैं हमने तीनों कल बल छल, तीनों चीजें हैं इनके अंदर, इसी से कुछ नहीं सकती बल, पिलावेंगे हम खूब शराब करेंगे हम आज खराब। भारत दुर्दैव आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलकर चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें, जो पहले से घेरे हैं उनको सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें, जिन लोगों ने घेर रखा है और लोगों को बुला लो अपनी फौज के। सत्यानाश फौजदार महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा सो सब जनु पही लही करी राखा, मतलब जिनको आज्ञा हो चुकी है वो तो पहले ही अपना काम कर चुके हैं, जिसको जो हो कह दिया जाए, मतलब सब काम कंप्लीट है उनका पहले का। किसने क्या क्या किया है दुर्दैव पूछ रहा है। फौजदार कह रहा है महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चला, अनेक धर्म में बांट दिया भारत को, जाति अनेकन करी नीच अकरु अरु ऊंच बनायो, अनेक जातियों में बांट दिया लोगों को, ऊंची जाति बना दी, नीच जाति बना दी, खान पान सबन सबन को बरेज छुड़ायो, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होने दे, तब अब जब बिना जन्म पत्र मिले ब्याह नहीं होने देते, बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब, करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो व्याभिचार प्रचार्यो, विधवा विवाह निषेध कर दिया, व्याभिचार का प्रचार कर दिया उसने, रोकी बिलायत गमन कूप मंडूक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। ये सारे काम इनके धर्म ने पहले से ही कर दिए भारत में। ऐसा लग रहा है आज की परिस्थिति में भी बिल्कुल सटीक है ये नाट्य रासक। भारत दुर्दैव आहा हा 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 हा, शाबाश शाबाश। हाँ और भी कुछ धर्म ने किया। हाँ महाराज क्या किया है देखो, आपस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सबे चौका चौका लाए, पूरे 3 13 करके रख दिए धर्म ने, बहुत बड़ा काम किया है ना। सबका अलग अलग चूल्हा कर दिया, भोजन प्रीति सब छुड़ा दी है, 3 13 बांट के रख दिए हैं। और भी कुछ, हाँ और क्या किया है धर्म ने, रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए, हाथ पांव तोड़ के रख दिए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए हैं, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही नहीं रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशो द्वार का प्रयत्न कहा, बस जय शंकर की। क्या व्यंग मार रहे हैं देखिए। अच्छा और किसने क्या किया, सत्यानाश फौजदार कहते हैं महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया, अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं, राज ने रहा पेंशन नहीं सही। क्या देखो क्या कटु व्यंग है। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम नहीं, देश से कुछ काम नहीं, केवल खाने मात्र अपने खाने पीने की फिक्र है, देश से कोई मतलब नहीं, राज ने रहा पेंशन ही सही, रोजगार ने रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोष परम सुखम, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं, कुछ काम नाम नहीं करते। निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। किन दोनों ने व्यापार को मार गिराया और क्या कहना चाहिए, आलसी बना के रख दिया, कोई उद्यम नहीं करते भारत के लोग। तो ये है एक तो संतोष और एक क्या कहना चाहिए, निरुद्यमता, कोई काम ही नहीं ना, कुछ काम नहीं करना। इन लोगों को क्या मेडल देने की सिफारिश कर रहे हैं। अच्छा और किसने क्या किया, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने के भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे हैं। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अपव्यय मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करना, इसने खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अटाधार कर दिया और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई, बाबा की चारों दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूंड लिया। एक तो खुद ही यह सब पांड्या के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा।
बाएं धाएं गिनी गई, वर्णमाला कट कर आई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। धन पूरा भारत से समुद्र पार चला गया है ना, अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ये उपाधियों के नाम है, CIE, ये उपाधियाँ मिली, सलामी मिली, ये अंग्रेजों की तरफ से पूरा बंदोबस्त करके भारत को बर्बाद किया गया। और भला कुछ लोग छिपकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे, मतलब कुछ छिपे हुए दुश्मन भी भेजे थे उनके तरफ। हाँ सुनिए, क्या है बच्चों ये? फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पर के गरुण हो गए। फिर अंत में भिन्नता चली गई लास्ट में। याद रखना कौन लास्ट में गई है। इसने सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। वाकई में है, भारत में हर चीज एक योजन पर बदल जाती है। अब आगे आवे क्या बचा, एक के आवे बचा एक के आ गया। देखे आके ही क्या करते हैं। अब आवे बचा एक, क्या देखे क्या करते हैं। भारत दुर्दैव सॉरी। भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसका पलटन कैसी है? शस्य श्यामला धरती कही गई भारत की, तो अभी शस्य नामक फौजदार जीता है कि मर गया? अब ये बता रहा है इनका फौजदार, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ लिया। हमारी धरती जो इतनी उपजाऊ थी उसको किसने तोड़ दिया? उसके बल को या तो कभी बहुत ज्यादा बारिश हुई या कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महर, कर, मद्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। जो आ गया, अब उसको कहीं न शरण मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? अब यवनिका गिरती है और पट्टोत्तोलन। अब फिर से पर्दा गिर जाता है। कितना समय हो गया? लगभग 47 मिनट हो गए हैं। 2 अंक और बचे हैं, क्या किया जाए? अभी काफ़ी बड़ा है बच्चों, अभी कहोगे तो पढ़ाया जाए वरना कल को किया जाए। 53 पेज पे ख़त्म है और हम लोग अभी हैं अभी हम लोग चौथे अंक पे आए हैं ना। हाँ, तो एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। अभी आलस से मदिरा ये लोग सब आएंगे, तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, है ना। चौथा अंक यहाँ से अभी लगभग 20 पेज का भी बाकी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास को एक बार और, इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आप लोगों को बाद में, तो एक बार और देखना और इस PDF को सेव करके अपने पास रखना। बहुत सारी चीज़ें आपको इस PDF से मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग चौथा, पाँचवा और छठा, ये 3 अंक अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बता रही हूँ उनके आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज को यहीं पे समाप्त करें, 8:30 का समय भी हो गया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।